नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले देखना है कॉन्सेप्ट कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। विभिन्न कार्य ऐसे हैं शारीरिक हमारे जो भोजन की सहायता से ही हम कर पाते हैं। क्योंकि भोजन जब हम करते हैं तो भोजन से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न शारीरिक जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं और केवल एकमात्र जैव पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके अतिरिक्त समस्त जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। इसके पश्चात फसल फसल की डेफिनेशन है कृषि पद्धतियाँ। तो कृषि पद्धतियों से यहाँ आशा है कि मानव ने कब से कृषि करना प्रारंभ किया है। इसमें टाइम पीरियड दिया है 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य जो है वो घुमंतु जीवन या खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था और रॉ रॉ फूड लेता था, जैसे फल फूल, जानवरों का मांस आदि। और 10,000 बीसी से लोगों ने खेती करना प्रारंभ किया है और इसके बाद धीरे धीरे स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया है। इसके बारे में हम डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर फसल की डेफिनेशन है कि फसल क्या होता है। तो एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर जब बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसको फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ की फसल है, मतलब गेहूँ के पौधे वहाँ लगाए गए हैं। तो फसलें कई प्रकार की हैं, अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल हैं और अलग अलग मौसम में, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में अलग अलग तरह की फसलों को उगाया जाता है, क्योंकि फसलों को उगाने में इन सब चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर किसी भी देश विशेष की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, इसलिए यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती हैं वो दूसरे देशों से भिन्न होती हैं। इसके पश्चात फसलों का वर्गीकरण है। तो फसलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक खरीफ की फसल है और एक दूसरा रबी की फसल है। तो खरीफ की फसल वो है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि ये खरीफ की फसल है। और रबी की फसल वे फसलें होती हैं जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक ये काटी जाती हैं। इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि दोनों तरह से उगाई जाती हैं, क्योंकि वो परिस्थितियाँ उनको वैसी मिल जाती हैं। इन अनाज और जिन्स के अलावा भी दाल, सब्जी और आदि की भी खेती की जाती है। इनको नकद फसलें कही जाती हैं, जिनका उपयोग हम क्रॉप के रूप में नहीं करते हैं, अनाज के रूप में, खाने के रूप में नहीं करते हैं और उनसे मतलब दूसरे कार्यों के लिए उपयोग की जाती है, वो नकद फसलें कहलाती हैं। जैसे गन्ना है, दालें हैं, सब्जियां हैं, ये सब नकद फसलों में हम रख सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट बेसिक यहाँ पे है कि हम धान की फसल को ठंड के मौसम में क्यों नहीं उगाते हैं, क्योंकि धान की फसल के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और ठंड में ऐसा संभव नहीं होता, इसलिए धान की फसल को हम ठंड के मौसम में नहीं लगा सकते हैं। फिर आगे है कृषि पद्धतियाँ क्या कहलाती हैं। तो कृषि पद्धतियों से सीधा अर्थ ये है कि किसी भी क्षेत्र विशेष की जो वातावरण की जो विशेषता होती है, जलवायु विशेषता होती है, उसके आधार पर वहाँ पे फसल उगाने के लिए विभिन्न प्रचलित पद्धतियाँ होती हैं और वो उस स्थान की जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कृषि पद्धतियों के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे कोई पर्वतीय स्थल है तो वहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है, सीढ़ियाँ बनाकर पर्वतों में खेती की जाती है। जंगलों में आदिवासियों के द्वारा झूम खेती होती है, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो जंगलों को साफ करके उसमें फसल उगाते हैं और कुछ समय बाद जब वो भूमि, कुछ सालों बाद जब वो भूमि उपजाऊ नहीं रहती है तो वो फसल के लिए दूसरी जगह जंगल को साफ करते हैं। मैदानों में खेती का तरीका अलग है। इस तरह से जहाँ बरसात अधिक होती है वहाँ रोपण कृषि की जाती है और जहाँ पे पानी कम गिरता है तो वहाँ फिर कृषि का दूसरा तरीका यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद एक कृषि के जो चरण हैं कि खेती कौन कौन से चरण में की जाती है। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये सब मिलकर कृषि का चरण है जिनके द्वारा खेती की जाती है। तो सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। तो देखिए, खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक तत्व वो मिट्टी होती है, क्योंकि मिट्टी में ही हम खेती करते हैं और फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना ये प्रथम चरण होता है। मिट्टी को पलटना और पोला बनाना। देखिए, मिट्टी का पोला होना बहुत आवश्यक है खेती के लिए, क्योंकि अगर मिट्टी पोली है तो उसमें जड़ें आसानी से जम जाती हैं और इसके साथ में पोली मिट्टी में वायु की जो उपलब्धता है फसल के लिए, वो वायु की उपलब्धता जड़ों तक आसानी से हो जाती है। पोली मिट्टी में जड़ें गहराई तक सरलता से जाती हैं और पोली मिट्टी पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है। इसके अलावा पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले
केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। क्योंकि देखिए केंचुए और सूक्ष्म जीव जो है, अगर मिट्टी हार्ड है तो उनके रहने के लिए उपयुक्त नहीं होती, तो वो वहाँ वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं, इसलिए पोली मिट्टी में इनकी वृद्धि आसानी से हो जाती है। फिर मिट्टी के लिए कुछ फसल उगाने के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता आवश्यक होती है, और खनिज, जलवायु तथा सजीव होते हैं, और इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि जो फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, तो मिट्टी की ऊपरी परत जो कि हम उपयोग में लाते हैं खेती करने के लिए, एक्चुअली में वही उपयोगी होती है, और ये उलटने पलटने और पोला करने से जो पोषक पदार्थ हैं जो अंदर दबे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, इसलिए मिट्टी को उलट पुलट कर फसल उगाने के लिए इसको तैयार किया जाता है। अब उलटने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया है उसको जुताई कहा जाता है। जुताई के लिए बहुत से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हल है। हल के द्वारा जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी पोली हो जाती है। और हल अलग अनेक प्रकार के होते हैं ज़मीन के हिसाब से। अगर कहीं पोली ज़मीन है तो वहाँ लकड़ी के हलों का भी प्रयोग किया जाता है, और अगर ज़मीन हार्ड है, स्टार्टिंग अगर वहाँ हो रही है, तो वहाँ लोहे के हल का भी प्रयोग किया जाता है। और मिट्टी में अगर नमी की कमी है तो उसमें फसल उग नहीं पाती है, छोटे पौधे जो हैं वो उग नहीं पाते, इसलिए उसे पानी देने की आवश्यकता होती है। और अगर मिट्टी में अगर बड़े बड़े ढेले या मतलब मिट्टी के अगर बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उसको पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है, जिससे कि वो एक सी साइज की हो जाए। इसके अतिरिक्त जुताई के समय खाद का भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए खाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर पोषक तत्वों की अगर बात है तो उसको खाद के द्वारा पूरा किया जाता है, ये जैविक पदार्थ होता है। इसके पश्चात है कृषि औजार। तो कृषि औजार अच्छी फसल के पहले बुआई के पहले मिट्टी को भुरभरा करना आवश्यक है, और इसके लिए हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। अब ये अलग अलग औजार अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम हल के बारे में पढ़ेंगे। तो हल प्राचीन काल से उपयोग करता किया जाने वाला है, और हमारे यहाँ लकड़ी का हल का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि अधिकांश जगह जो खेती होती थी वो नदी के किनारे की भूमि होती थी, जहाँ पे नमी बनी रहती थी। हल का प्रयोग उर्वरक, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को रचने के लिए किया जाता रहा। यह लकड़ी का औजार होता था, जिसको बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता था। और इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती थी, जिसे फाल कहते थे। ये फाल हल का निचला भाग होता है, जो कि ज़मीन को जोतता है। और इसका जो लंबा भाग है हल का शैफ्ट कहलाता है, जिसके एक सिरे पर हैंडल होता है, और जिसको कि दूसरा सिरा डंडे या जोत से जुड़ा होता है, जिसे बैलों के ऊपर रखा जाता है। तो ये पूरा एक परफेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको कि हम देख सकते हैं। ये हल है। तो ये हल का देखिए, हल में ये फॉल है और ये हल शैफ्ट है। इस तरीके से हल के द्वारा भूमि को जोता जाता है। हल के पश्चात कुदाली है। कुदाली एक सामान्य सा औजार है, जिसको कि हम अपने घरों में भी रखते हैं। कई लोगों के यहाँ कुल्हाड़ी बोला जाता है, या अगर उसका फर अगर चौड़ा होता है तो उसको फावड़ा भी बोला जाता है। तो इसका उपयोग भी मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये एक बहुत छोटा औजार होता है, और छोटे पैमाने पर कार्य करने के लिए इसको उपयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात कल्टीवेटर। कल्टीवेटर महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कि आधुनिक उपकरण है, और बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर जब खेती की जाती है तो वहाँ पे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली में फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में, जैसे देशों में जहाँ पे वर्किंग मेंस पावर कम है, और वहाँ पे खेती जो है वो फार्मिंग तरीके से की जाती है, मतलब खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है। पूरी तरीके से वहाँ पे यांत्रिक खेती होती है। इसके पश्चात दूसरा चरण जो है वो खेती का बुआई है। बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अच्छे उन्नत किस्म के बीजों का चयन करना, जो कि किसी भी तरीके से ख़राब ना हो, क्योंकि अगर ख़राब बीज अगर खेत में डाले जाएंगे तो उससे जो पौधे आएंगे वो उपयुक्त नहीं होते हैं फसलों के लिए। तो बीजों के परीक्षण की विधि होती है। सबसे सामान्य विधि है कि बीजों को अगर आप पानी में डुबा कर देखते हैं तो जो बीज अच्छे होते हैं तो वो पानी में डूब जाते हैं, जबकि जो बीज कीड़े लग चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं या घुन गए होते हैं, तो वो पानी में ऊपर तैरते हैं। इसके अलावा बीज की बुआई के लिए परंपरागत औजार की बात की जा रही है। जो परंपरागत औजार हम ये चित्र में देख सकते हैं, इसमें हल के साथ में एक कीप लगी होती है, और हल के द्वारा हल रेखा बनती है, और उसके साथ कीप के द्वारा नुकीला सिरा जो है वो मिट्टी को भेदता है, और जो कीप है उसके द्वारा बीज ज़मीन पर डाल दिए जाते हैं।
इसी के लिए जो वर्तमान समय में उन्नत खेती जहाँ अगर हो रही है तो उसके लिए सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। सीड ड्रिल ये लोहे से बना उपकरण होता है और ये भी फार्मिंग, एग्रीकल्चर और यांत्रिक कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे कम समय में अधिक बीज बोए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले प्रयोगशाला में उगाया जाता है और उन्हें तैयार होने पर उन्हें हाथ के द्वारा रोपा जाता है, तो इसे रोपण खेती कहते हैं। फिर ये रोपण खेती क्यों की जाती है, तो अत्यधिक घने अगर पौधे हो जाते हैं उनके लिए उनकी वृद्धि और विकास के लिए दूरी आवश्यक है, इसलिए उनको बाद में रोप कर उगाया जाता है, जिससे कि इनको सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके। फिर अन्य चरण हैं बीज बोने के साथ खाद एवं उर्वरक मिलाना है। तो खाद हम पहले मिला सकते हैं, जो कि जुताई के साथ में ही किया जाता है, जिससे कि उपलब्धता खाद की पूरे भूमि में एक सी हो जाती है। उर्वरक का प्रयोग बाद में किया जाता है। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। ये मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं और पोषक स्तर को बनाते हैं, और जो किसी भी फसल के लिए कुछ विशेष पोषक तत्वों की उपलब्धता आवश्यक होती है, तो ये उसके हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। जिस फसल में जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है उससे संबंधित उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ये पूरा एक तरह से वैज्ञानिक और कृत्रिम प्रयोग होता है। फिर मिट्टी के बारे में पढ़ना है कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है और ये पोषक तत्व जो है ये पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, और खेती के लिए अलग अलग तरीके प्रयोग किए जाते हैं। कहीं पर इन पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए एक फसल के पश्चात कुछ समय के लिए भूमि को खाली छोड़ा जाता है, जिससे कि जो मिट्टी है वो अपने आप पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेती है। इसके अलावा खाद का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि लगातार खेती करने से खाद का प्रयोग क्यों किया जाता है, एक प्रश्न है। खाद और उर्वरक का प्रश्न मतलब क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि जो फसल है वो मिट्टी से पोषक तत्व लेती है। तो फसल के पश्चात मिट्टी में संबंधित पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर लगातार आप खेती करेंगे तो धीरे धीरे मिट्टी जो है उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, इसलिए पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहना आवश्यक होता है। खाद और उर्वरक के बारे में है कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो जैविक होता है और इसमें ह्यूमस की भी मात्रा होती है। जैविक खाद बनाने के लिए किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं और इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होने से ये खाद बन जाती है, और इसमें भी वर्मिंग कंपोस्टिंग और केंचुओं द्वारा खाद का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके पश्चात हम उर्वरक के बारे में देखेंगे। उर्वरक क्या है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, ये भी कार्य खाद के ही समान करता है, लेकिन ये कृत्रिम होता है। और उर्वरकों में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि प्रकार होते हैं। और उर्वरकों के प्रयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों का एक माइनस पॉइंट है कि उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है और मिट्टी में स्वयं से पोषक तत्व निर्मित करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। मतलब धीरे धीरे वो मिट्टी जो है वो बंजर हो जाती है। और उर्वरक जो है एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये प्रदूषण भी करते हैं, जल प्रदूषण का स्रोत बन जाते हैं, क्योंकि उर्वरकों का जो प्रयोग मिट्टी में किया जाता है उसका पूरा भाग मिट्टी द्वारा अवशोषित किया जाता है और उसका पूरा का पूरा भाग फसलों को नहीं मिलता है, मतलब फसल उसको नहीं ले पाते हैं। और उर्वरकों का कुछ भाग जो है वो जल के साथ मिलकर धीरे धीरे भूमिगत जल भंडार तक पहुंच जाता है और ऐसे में वो भूमिगत जल भंडार को विषैला कर देता है। तो कुछ प्राकृतिक उपाय हैं कि अगर आप उर्वरकों का प्रयोग से बचना चाहते हैं तो या तो खादों का प्रयोग कीजिए या फिर फसलों को उगाने के लिए बीच में कुछ समय को मिट्टी को खाली छोड़ दीजिए। इसको फसलों के बीच में जो समय छोड़ा जाता है उसको फसल चक्रण कहते हैं। और फसल चक्रण भी एक अन्य प्रकार है जिसमें कि फसलों को क्रम से उगाया जाता है और ऐसी फसलों को उगाया जाता है जो एक दूसरे के लिए पोषक पदार्थों को प्रदान करें। जैसे फलीदार चारा, जैसे कि नाइट्रोजन युक्त जो फसलें होती हैं या दालें जो होती हैं उनको उगाने के बाद गेहूँ उगाया जाता है, तो इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूरण होता रहता है और वो नाइट्रोजन जो है वो गेहूँ के लिए आवश्यक होता है। और इसके लिए हमने राइजोबियम बैक्टीरिया को पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये लेग्यूमिनाइस जो कुल के पौधे होते हैं इनकी जड़ों में नाइट्रोजन संचित होती है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण टॉपिक है उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो कैसे निर्माण होता है उसके आधार पर देखिए। उर्वरक जो है वो एक अकार्बनिक लवण है और खाद जो है ये प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनता है।
उर्वरक जो है ये फैक्ट्रियों में बनता है और खादों का निर्माण खेतों में किया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होगा, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। फिर उर्वरक जो है वो एकदम साइंटिफिकली बनाए जाते हैं, तो जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है उस पोषक तत्व की पूर्ति कर देते हैं। और खाद में यहाँ पर निगेटिव है कि खाद जो है वो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब उर्वरक का महत्व क्या है, उर्वरकों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ये एक पॉइंट बनता है। खाद जब भाई खाद आपकी भूमि को नुकसान नहीं पहुँचाता है, फिर भी उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, तो उसका कारण ये है कि देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या है और आजकल कृषि जो है वो पहले की जैसे आज से 70 80 या 100 साल पहले जो निर्वाहन कृषि है, अब कृषि वो निर्वाहन कृषि नहीं रह गई है। पहले किसान केवल अपने उपभोग के लिए या अपने उपयोग के लिए खेती करते थे और खेती को एक धर्म जैसा माना जाता था, तो उसमें वो ज़्यादा फसल नहीं लेते थे, नियम कानून से खेती की जाती थी। लेकिन आजकल जो कृषि है जो व्यवसाय के पैमाने पे की जाने लगी है और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती में इन चीज़ों का उपयोग किया जाने लगा है, जिससे कि अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो सके। अब इसके पश्चात खाद के क्या लाभ होते हैं, तो खाद जो है वो जैविक होती है, उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मतलब मिट्टी जल को रोक के रखती है और इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध हो जाती है, जिससे कि गैस का विनिमय अच्छे से हो जाता है और इससे जैव मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी का गठन एवं सुधार भी ये सुधार देती है, गठन में भी सुधार लाती है ये। इसके पश्चात है सिंचाई। तो खेती की प्रक्रिया में सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। सिंचाई मतलब है कि पौधों को पानी देना। अब अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से सिंचाई की विधियों का प्रयोग किया जाता है। अधिक जिन पौधों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है उनको सीधे पानी भरे हुए तालाबों में, तालाबनुमा खेतों में रोपा जाता है। ऐसे धान आदि की रोपण कृषि की जाती है। तो जल का क्या महत्व है, तो पौधों के फूल फल एवं बीज की वृद्धि के लिए जल विशेष महत्व होती है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है और पौधों में लगभग 90% जल है और ये जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि शुष्क ज़मीन जो है उसमें बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता। बीजों के अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए सिंचाई करना आवश्यक होता है और सिंचाई के लिए भी कुछ टाइम पीरियड होता है, मतलब पौधों के प्रकार के हिसाब से उनको पानी देना आवश्यक होता है। बहुत अधिक पानी देने से कभी कभी बीज खराब भी हो सकते हैं। सिंचाई के स्रोत के बारे में हमको आगे पढ़ना। सिंचाई के सामान्य स्रोत कुएँ, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, मान, नहर आदि होते हैं, इनके द्वारा हम सिंचाई करते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में सारी सिंचाई के उपयोग दिया है कि मोटर के द्वारा, मोट के द्वारा किस तरह सिंचाई की जाती है। चमड़े का थैलानुमा होता है जिसके द्वारा पहले के समय में सिंचाई की जाती थी। फिर रहट के द्वारा कैसे, चेन पंप के द्वारा कैसे सिंचाई की जाती है, रहट के द्वारा कैसे सिंचाई की जाती है, ढकली के द्वारा किस तरह सिंचाई की जाती है। ये सारे पारंपरिक जो विधियाँ हैं जो पुराने प्राचीन काल में और कुछ समय पूर्व, कुछ दशक या शताब्दी पूर्व प्रयोग किए जाते रहे। मोट घिरनी, चेन पंप, ढोकली, रहट, उत्तोलक तंत्र। वर्तमान समय में बिजली पंप, विद्युत और सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों का उपयोग किया जाता है। नलकूपों की सहायता से सिंचाई की जाती है। अब इसके पश्चात है सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं। तो ये सिंचाई जो है, सिंचाई के यंत्र हम देख रहे थे, पारंपरिक यंत्र देख रहे थे। अब सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं, तो विधियों का प्रयोग जो है ये भी फसल के प्रकार के आप अनुसार और उनके लिए जल की आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है कि किस प्रकार। अब हमें ये मालूम है कि जल की उपलब्धता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, इसलिए उन विधियों का ही प्रयोग किया जा रहा है कि जितना फसल को जल चाहिए उतना जल उसको प्राप्त हो और जल अनावश्यक रूप से बर्बाद ना हो। तो सबसे पहला है छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर भी इसको कहा जाता है। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसका प्रयोग उस भूमि में करते हैं जो कि असमतल भूमि होती है और इसमें जो सिंचाई होती है वो फुहारों के रूप में होती है। मतलब जो पाइप जिसके द्वारा पानी की सप्लाई होती है उसमें ऊपर घूमने वाले स्प्रिंकल्स लगे होते हैं और ये जब चालू होता है नोज़ल के द्वारा जुड़े रहे, जब ये चालू होता है तो फुहारों के रूप में पौधों को पानी प्राप्त होता है। वर्षा के रूप में होता है। ये बालुई मिट्टी के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई है। ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग उन स्थानों में किया जाता है जहाँ पानी की कमी है और वृक्ष, बगीचों और गार्डन वगैरह में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और ज़मीन जो है वो समतल होती है यहाँ पे, तो बूंद बूंद करके पानी जो है वो पेड़ों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है, जिससे कि पानी जो है वेस्टेज कम होता है।
अब अगला चरण है खरपतवार से सुरक्षा। तो सबसे पहली चीज़, खरपतवार क्या होता है ये समझना आवश्यक है कि जब भी खेती होती है तो जब हम फसल जब बुआई करते समय बीज बोते हैं तो बीजों के साथ में कुछ अनावश्यक पदार्थ भी उसमें शामिल हो जाते हैं, जो कि अनावश्यक बीज भी उसमें शामिल हो जाते हैं, जो कि फसल के रूप में फसल के साथ में उत्पन्न होते हैं। और ये वो मतलब पौधे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं हैं, या जो हम बीज बो रहे हैं तो उससे अलग पौधे उत्पन्न होते हैं। तो ये अनावश्यक होते हैं और अगर इनकी मात्रा अधिक है तो ये कहीं न कहीं से फसल को प्रभावित करते हैं। इसलिए उपयुक्त समय पे ही इनको फसल से अलग करना आवश्यक होता है। खरपतवार के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये सूर्य का प्रकाश, मिट्टी के पोषक तत्व और जल आदि के लिए जो फसल है उसके पौधों के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसलिए खरपतवार को हटाया जाता है और इनको इस प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक तत्व और स्थान और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है और पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने तथा हटाने में सहायता मिलती है। मतलब स्टार्टिंग प्रोसीजर में जब जुताई होती है तो बहुत से खरपतवार का बहुत बड़ा भाग जो है उसी समय अलग कर दिया जाता है। खरपतवार को हटाने का जो उपयुक्त समय है वो होता है जब उसमें पुष्पण एवं बीज बनने के पहले का होता है, क्योंकि अगर बीज अगर उसमें बन जाता है तो उस समय अगर आप खरपतवार हटाते हैं तो वो बीज जो है वो पुनः मिट्टी में जाकर खरपतवार का रूप ले सकता है। मतलब पुष्पन के पहले खरपतवार को हटाना आवश्यक होता है। खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवार नियंत्रण किया जाता है और उसके लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, जो कि 2,4-D आदि ये रसायन होते हैं जिनका छिड़काव किया जाता है और इनसे फसल को कोई हानि नहीं होती। मतलब खरपतवार भी रसायन होते हैं जो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जो अनावश्यक जो अवांछित पौधे हैं उनको हानि पहुंचाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। खरपतवार नाशी को छिड़काव के लिए उसको भी जल की सहायता से स्प्रेयर या फुहारा से के द्वारा छिड़काव किया जाता है। खरपतवार लेकिन मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इनका जो प्रयोग करते समय सावधानी विशेष रखी जाती है। अब खेती का चरण है कटाई। तो कटाई मतलब ये सेकंड लास्ट स्टेज होती है फसल की पकने के पश्चात, जब दाने अपने पूर्ण आकार में पहुंच जाते हैं तो और वृद्धि और विकास के अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं तब इसकी कटाई होती है। और काटने के लिए परंपरागत रूप से हंसी का प्रयोग किया जाता था और अब जो है वो कटाई के लिए हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है और हार्वेस्टर के साथ में जो फसल के जो दाने हैं उसको अलग करने के लिए थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। और छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं वो अनाज के दानों को फटक कर और अलग कर देते हैं, विनोइंग कहते हैं। और अन्यथा विनोइंग और कटिंग के लिए देखिए कंबाइन और ये मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, जिनको कंबाइन और थ्रेसर या विनोइंग मशीन कहा जाता है। फिर कटाई पर्व का उल्लेख है कि भारत में बहुत से हमारे यहाँ परंपरागत रूप से कटाई पर्व मनाए जाते हैं। होली, बैसाखी और पोंगल, दिवाली, नवंध्या एवं बिहू, ये सभी त्यौहार जो हैं फसल की कटाई के पश्चात ही मनाए जाते हैं। इसके पश्चात है भंडारण। तो भंडारण ये सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो सबसे पहले भंडारण क्यों आवश्यक है? देखिए, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन उस उत्पादन को हम उचित भंडारण नहीं कर पाते हैं। इस कारण से हमारे यहाँ फसलों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत हर वर्ष नष्ट हो जाता है। भंडारण में बहुत अलग अलग तरीके से उसको फसल को काटने के पश्चात अलग अलग तरीके से रखा जाता है। तो और बहुत से ऐसे हानिकारक जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो सबसे बचाया जाता है। तो भंडारण की जो बहुत सी विधियां हैं वो फसल की किस्म के ऊपर निर्भर करती हैं, किस प्रकार से भंडारण किया जाता है। कहीं कोल्ड स्टोरेज बनाकर रखा जाता है, वेयर हाउस में रखा जाता है, शीत भंडारण किया जाता है, कहीं कहीं पे फसल को दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है या उनको संसाधित कर दिया जाता है। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे कि सबसे पहले चूहे और सूक्ष्म जीव आदि से फसल को भंडारित किया जाए। तो भंडारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है उसमें धूप में सुखाया जाता है, जिसमें उसमें नमी में कमी आ जाए, क्योंकि नमी में उसमें कीड़े और कीटनाशक जीव और कवक आदि जो है वो वृद्धि कर सकते हैं। भंडारण के लिए बोरों का उपयोग किया जाता है जो जूट के बने होते हैं, या धातु के बड़े पात्र बिन्स में भंडारण किया जाता है। और बड़े पैमाने पर भंडारण करने के लिए साइलो और भंडार गृहों का प्रयोग किया जाता है। घरों में भंडारण से सभी लोग परिचित होंगे। घरों में जब भंडारण किया जाता है तो अनाज के साथ में नीम और सल्फास और कुछ प्रतिजैविक पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके।
इसके पश्चात है कृषि के साथ में पशुपालन का भी महत्व है। तो ये एक किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक स्रोत हो सकता है, क्योंकि खेती में ऐसे बहुत से पदार्थ वेस्टेज के रूप में निकलते हैं जो कि पशुओं के लिए आहार का कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर खेती के साथ में पशुपालन किया जाए तो पशुओं से भी कृषकों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। विशेष पशु जैसे गाय, भैंस आदि को पाला जा सकता है, भेड़, बकरी आदि का भी व्यवसाय उसमें किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में इतना ही। तो जो भी मेन पॉइंट है आपको इसमें क्लियर हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।